नमस्कार दोस्तों। कल की जो हमने क्लास की थी उसमें 70 क्वेश्चन किए थे। तो आज 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल की ही क्लास जहाँ से समाप्त हुई थी उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया है वो आबू धाबी में किया है। आबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो संयुक्त अरब अमीरात का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसे BAPS बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनवाया गया है। यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन शुरू किया है। यह कहाँ पर स्थित है? हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के में बिजली उत्पादन शुरू किया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह है खावड़ा। खावड़ा जो पड़ता है आपका, ये कच्छ जिले में है, गुजरात के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मिलन अभ्यास जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया है। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण है जो 19 से 27 फरवरी के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है, यानी कि 50 से अधिक देशों की सेनाओं ने इसमें अभ्यास किया है। चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। नई दिल्ली में आयोजित नोवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? नई दिल्ली में आयोजित नोवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें क्रियाकोस मित्सोताकिस क्रियाकोस मित्सोताकिस इसमें जो है मुख्य अतिथि थे। ये 2024 के। इसके अलावा 2023 में जॉर्जियो मेलोनी रही है, ये 2023 में थी मुख्य अतिथि। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, जो अब की बार मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस 21 से 22 फरवरी 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। ग्रीस से भारत की आखिरी प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा 2008 में हुई थी। यह 15 वर्षों के बाद ग्रीस से भारत की पहली द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्ष या सरकारी यात्रा थी। इसके बाद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को एथेंस का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मित्सोताकिस की यात्रा भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और गहरा करेगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दो लोगों को दिया गया है। एक आपका गुलजार को दिया गया है, ये गुलजार हैं, और दूसरे जो हैं आपके, इनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों को दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से उनको एक माना जाता है। जगत गुरु चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता तथा 240 से अधिक पुस्तकें और ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। जबकि ये जन्म से ही अंधे हैं और इनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लें तो ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में उस पुस्तक को लिखता हो या लिखने के योग्य हो तो उसे उस व्यक्ति को इस पुरस्कार के योग्य माना जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करें तो 1961 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहले विजेता की अगर बात करें, सबसे पहले किसको दिया गया तो शंकर कुरूप को 1965 में इस पुरस्कार को दिया गया। लेकिन महिला की बात करें तो आशा पूर्णा देवी पहली महिला लेखिका थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलेंगे।
हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट को बाफ्टा के नाम से जाना जाता है। ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान को बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड भी दिया गया है। ओपेनहाइमर फिल्म यह सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट्स ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर पहले परमाणु हथियार विकसित करने में सहायता की थी। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक माने जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। तो हाल ही में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय महिला टीम के द्वारा जीता गया है। आयोजन इसका मलेशिया में हुआ था। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया है। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारत ने चीन, जापान, थाईलैंड जैसी शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमों को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। इसके बाद आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है, और आर्टिकल 21 में आपका विदेश यात्रा की भ्रमण करना है। चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक देते हुए रद्द कर दिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्कीम कब लागू की गई? तो 2 जनवरी 2018 को इसको लागू किया गया था। और इस स्कीम का क्या प्रावधान था? तो राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमारी, उन्हें जो भी व्यक्ति चंदा देगा उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 19(1)(a) 19(1)(a) यानी कि 19 खंड 1 के उपखंड ए के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नवाब सलाम को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो नए अध्यक्ष बने हैं, नवाब सलाम बने हैं। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर स्थापना की बात करें तो 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई, और मुख्यालय इसका हैग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट सिग्नोसैट प्रोब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये 2 नासा की कंपनी है और एक जाक्सा आपकी जापान की कंपनी है। यूएसए की कंपनी नासा है और जापान की कंपनी जाक्सा है। इन दोनों के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ए और बी इसका दोनों सही रहेंगे। कौन सी लकड़ी का उपयोग इसमें किया गया है अगर बात करें तो लकड़ी इसमें लगी है मैग्नोलिया वुड लकड़ी का प्रयोग इसमें किया गया है। ये देखिए, ये आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। चलिए जी, नासा की अगर बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा की जो नासा जो कंपनी है ये यूएसए यानी कि अमेरिका की है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये नासा है। जाक्सा की अगर बात करें, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की है। 2003 में स्थापना की गई। टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो हिरोशी यामाकावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो शुरुआत की गई थी वो भारत के द्वारा ही की गई, और भारत के गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। इसका जो सबसे पहले प्रस्ताव जो रखा गया था COP21 2015 पेरिस में रखा गया था, और इसके अंतर्गत कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्र में जितने भी देश रहते हैं उन सबको आपस में जोड़कर उन जो है वहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक करना है। इसी क्षेत्र को बोलते हैं सारे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें सीधी पड़ती हैं। तो माल्टा जो देश है वो इसमें शामिल हुआ है। तो 119वां सदस्य देश इसका बना है कौन? माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते हैं तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा की गई थी। यह पहल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए भारत के प्रस्ताव के समर्थन में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? ISA का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना या तैयार करना है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक $1 ट्रिलियन के अनुमानित निवेश की भी आवश्यकता होगी। मुख्यालय की बात करें तो गुड़गांव में है इसका, और महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर, इसके अध्यक्ष हैं। तो ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नेपाल में किया गया है। नेपाल में ही सूर्य किरण भी किया जाता है। भारत और नेपाल की सेना के बीच में सूर्य किरण भी अभ्यास होता है। इसके अलावा शांति प्रयास 4 का आयोजन भी नेपाल में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संबलपुर में किया गया है। संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। स्किल सेंटर स्किल को बढ़ाने और छात्रों को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, मार्केट आदि के बारे में ट्रेन किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ शुरू हुआ? तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का और सरमक्का मेदाराम जथारा कहाँ पर शुरू हुआ है? ये आपका तेलंगाना में शुरू हुआ है। समरक्का मरक्का जथारा, जिसे मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है, देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के मेले के बाद यह देश में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो भारत में एकत्रित होते हैं तो वे कुंभ के मेलों में होते हैं। इसके अलावा फिर इसका दूसरा स्थान माना गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे मिला है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है एलेक्स डोसर को। ये पुरस्कार जो है एलेक्स डोसन को दिया गया है, और स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डोसन को उनकी छवि वेल बोन्स के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया गया है। फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है इनको। फ्रांस सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के लिए एक अवार्ड की घोषणा की, जो अगस्त 2022 में की थी इसकी घोषणा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर अवार्ड की शुरुआत 1802 ईस्वी में की थी। यह सम्मान किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है, नागरिक सम्मान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस ब्रिज की लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का उद्घाटन किया, और इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक रखा गया है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता तक भूकंप को झेल सकता है, यानी कि ये परमाणु हमले को भी झेल सकता है, इसके अलावा भूकंप वगैरह को भी ये झेल सकता है। तो इतनी क्षमता इस ब्रिज की है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति
के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कॉटन केडी पर प्रतिबंध लगाया गया है आपका, कॉटन केडी पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट इसके देख लेते हैं क्या रहेगा इसमें। तमिलनाडु और पुदुचेरी सरकार ने हाल ही में रोडामाइन बी केमिकल की उपस्थिति के कारण कॉटन कैडी की बिक्री पर रोक लगा दी है। रोडामाइन बी एक प्रकार के सिंथेटिक डाई केमिकल है। इस केमिकल का इस्तेमाल किसी चीज को रंगने के लिए किया जाता है। भारत में मुख्य तौर पर रोडामाइन बी केमिकल का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा किया जाता है। लंबे समय तक अगर रोडामाइन बी केमिकल का सेवन किया जाए तो इससे कैंसर, लिवर और किडनी खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें अगर, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो जवान के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया है। अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे को ये पुरस्कार दिया गया है। किनको? रानी मुखर्जी को। बात करें निर्देशक की तो संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स या तो कौन सी रही है? बारहवीं फेल रही है इसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर कौन उभरे हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया है। अमेरिकी स्थित वैश्विक निर्णय खुफिया एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ है। सर्वे में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ने 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और अमेरिका के राष्ट्रपति 11वें स्थान पर रहे हैं। तो पहला स्थान श्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा यानी कि RIL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी के जैसा AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी। कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्ती 16 का जो आयोजन किया गया वो मालदीव के साथ किया गया है। मालदीव के साथ इसका आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हुए हैं। इस द्विवार्षिक अभ्यास कार्यक्रम में दोस्ती नाम दिया गया है। ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसलिए इसे दोस्ती 16 का नाम दिया गया है। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती उत्पत्ति और उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच 1991 में शुरू हुई दोस्ती अभ्यास का उद्देश्य आपसी परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा और समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? इंट्रूएटिव मशीन्स, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारकर इतिहास रच दिया है। इंट्रूएटिव मशीन्स नाम की ह्यूस्टन की ये कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। कंपनी ने ओडेसियस नाम का अपना मून लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गोर्जन का शुभारंभ किया? देखो, गोर्जन के नाम से जितने भी हैं वे सारे जापान के साथ रहेंगे, तो जापान इसका सही आंसर होगा। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्स डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जन का 5वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में शुरू हुआ है। तो इस अभ्यास का आयोजन जो है 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच तक किया जा रहा है, यानी कि किया गया है। फरवरी से लेकर मार्च के बीच, यानी कि 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया। देश की पहली लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वारका द्वीप को
जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल या सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसे सुदर्शन सेतु को समर्पित किया गया है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कर्नाटक बना है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक संपोषित या धार्मिक प्रबंधन सॉरी अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि धार्मिक संपोषित यानी कि धार्मिक संस्थान जो होंगे उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स लगाने का एक बिल पास किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है, अगर किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। इसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है तो कुल मिलाकर कर्नाटक राज्य पहला ऐसा राज्य रहा है जिसने मंदिरों की आय पर टैक्स लगाया है या कर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये जो पर्व मनाया जाता है कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में इस पर्व को मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। अट्टुकल पोंगल के बारे में अगर बात करें तो इस पोंगल को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाओं को अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलती हैं। अट्टुकल भगवती मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर भगवती देवी को समर्पित है। महिलाओं को सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर वार्षिक अट्टुकल पोंगल त्योहार के लिए महिला भक्तों में सबसे बड़े समूह को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम रखा गया है होमोसेफ एटम। होमोसेफ एटम उसका नाम रखा गया है। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का होमोसेफ एटम है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेफ एटम है का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। ये इसका उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो दावोस में हुआ है। दावोस में ये सम्मेलन हुआ है। दावोस में ये एक मिनट सुनिए, दावोस में नहीं, ये आबू धाबी में हुआ है। आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो रंगपो जो स्टेशन है ये सिक्किम में है और सिक्किम में इससे पहले कोई भी स्टेशन नहीं था, रेलवे स्टेशन नहीं था, तो ये सिक्किम का रहेगा। ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है इन्होंने। सिक्किम में पहला कोई इससे पहले कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। यह सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक यहाँ के लोग सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा किया करते थे, अब वे रेलवे मार्ग से भी यात्रा करेंगे। हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, तो कौन बनी है? गीता बत्रा इनकी डायरेक्टर बनी है। किसकी? तो GEF की। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई वो जुलाई 1944 में की गई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा है इसके। हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया गया है? तो गगनयान इस मिशन का नाम है। गगनयान इसके तहत इनका किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट अगर देखें तो गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जिन्हें PM ने अंतरिक्ष यात्री पंख दिए हैं। फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इन्हें रूस के यूरी गैगरिन
कोस्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अमेरिकी एजेंसी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इन एस्ट्रोनॉट्स को 2024 के अंत में मिशन के लिए ट्रेन करेगी और इस बात की पुष्टि नासा के बिल नेल्सन ने दिल्ली में 2023 में की थी। इसरो ने 2024 को गगनयान वर्ष का नाम दिया है। 2024 को इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार 2024 इसरो के लिए गगनयान का वर्ष होगा, क्योंकि यह 2025 में देश के मानव अंतरिक्ष मिशन को साकार करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और बाकी गतिविधियां करेगा। बात करें इसरो की, तो स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर कहां पर बनाई गई है? जामा अल जाजेर जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, ये कहां पर बनी है? तो अल्जीरिया में इसकी स्थापना की गई है। इस मस्जिद में इसमें 265 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। तो 265 मीटर ऊंची इसमें मीनार स्थापित की गई है। अल्जीरिया की ग्रेड मस्जिद में एकमात्र 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यानी एक साथ इस मस्जिद में 1,20,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीरिया की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का ये अल्जीरिया देश है। ये ऊपर आपका भूमध्य सागर है और यहाँ पर अगर बात करें तो ये आ जाएगा अटलांटिक महासागर। अल्जीरिया की राजधानी की बात करें तो अल्जीरियस है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें तो अब्देल मदजीव तोबदेने तोबेने, जबकि प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर कौन? तो नासिर लारबोई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये इधर देखो अल्जीरिया के, यहाँ पर देखोगे तो ये लीबिया है, नीचे देखें तो माली है। क्वेश्चन नंबर 104, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? देखिए दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी जो लगाई गई है वो भाई साहब उज्जैन में लगाई गई है। उज्जैन में लगाई गई है और इस वैदिक घड़ी का नाम क्या है? तो विक्रम इस घड़ी का नाम है। उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के पास जंतर मंतर में 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनूठी वैदिक घड़ी लगाई गई है। यह घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम के साथ साथ पारंपरिक भारतीय मुहूर्त प्रदर्शित करेगी, जो इसे अपनी तरह की दुनिया की पहली घड़ी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 105, सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। ये किसने जीता है? तो सचिन रविंद्र के द्वारा जीता गया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो 2 साल में चालू होने की इसकी संभावना है। कह लीजिए तमिलनाडु की अगर बात करें तो ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु है और तमिलनाडु के पश्चिम अगर यहाँ पर बात करें तो केरल है, ऊपर यहाँ से कर्नाटक है और ऊपर इसके आंध्र प्रदेश है। इधर ये श्रीलंका है और इसको कहा जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई है इसकी। राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु लेट्स रैंकिंग में टॉप पर रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का 16वां संस्करण भी तमिलनाडु में आयोजित हुआ है और तमिलनाडु भारत श्रीलंका के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शुरू होगी। ये कुछ तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर फैक्ट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माणिक राव खानविलकर को भारत का नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। नोट, लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? तो कुलदीप कुमार यहाँ पर नए मेयर बने हैं, जिनको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी कराकर यहाँ पर जो है इनको पराजित करा दिया गया था, ठीक है, और बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया था। बाद में इसकी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बहाल किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पूरी तरह से जो है इसमें भ्रष्टाचार दिखाया गया था।
आगे बात करें, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुनवाई पूरी करते हुए आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। पूरा विवाद क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की। चुनाव में सोनकर को 16, वहीं कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं 8 वोट अवैध घोषित, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर को 8 वोट मिले थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया था। हालांकि चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में जो है इन 8 वोटों को जो मेंबर था वहां पर उनको उस पर कट मारते हुए दिखाया गया, जिस कारण फिर बाद में इनको विजय घोषित किया गया। चलिए जी 109 पर देखते हैं। हाल ही में जारी तेंदुओं की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो 13,874। वर्तमान में भारत में तेंदुओं की संख्या हो चुकी है। चलिए जी, अगर एमपी की बात करें तो एमपी में जो है आपके 785 तेंदुए सबसे अधिक हैं। भारत ने तेंदुओं की जनसंख्या का आंकलन का 5वां चक्र आयोजित किया है। तेंदुओं की आबादी का आंकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया है। भारत में तेंदुओं की कुल आबादी 13,874 है। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी जो है मध्य प्रदेश में है। कितनी है? तो 3,907। 3,907 यहाँ पर सबसे अधिक तेंदुए हैं। सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है आपका, और ये पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। हाल ही में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है, यानी कि सबसे कम जो बच्चे हो रहे हैं वे कहाँ पर? तो साउथ कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर जो पहले से ही दुनिया में सबसे कम है, 2023 में गिरकर नए रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गई है। कोरिया के आंकड़ों से पता चलता है कि एक दक्षिण कोरियाई महिला प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या 2022 में 0.78 से गिरकर 0.72 हो गई है। हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो एनएसजी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो एनएसजी के जो नए महानिदेशक बने हैं वे कौन बने हैं? वे बने हैं जी आपके नलिन प्रभात। नलिन प्रभात बने हैं। ऑप्शन में दिया नहीं गया है। 111 का जो आंसर रहेगा नलिन प्रभात रहेगा, ठीक है। जबकि अनीश दयाल सिंह जो हैं सीआरपीएफ के हैं। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के हैं। अजय माणिक राव लोकपाल हैं। दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें तो ये एसएसबी के प्रमुख हैं। तो एनएसजी, ये एनएसबी के हैं। तो एनएसजी के जो प्रमुख हैं नलिन प्रभात हैं। एनएसजी की स्थापना की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सवस्त्र सर्वस्त्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नंबर 112 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया भाई साहब। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। कब से कब तक? तो 1 से 3 मार्च तक। थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास की अगर बात करें तो शुरुआत इसकी 1989 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित जो किया गया वो किया गया था कब? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मॉरिशस। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है, जिसने मॉरिशस के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेटिक दवाई उपलब्ध होगी और इसका लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था। वर्ष 2015-16 में अभियान को पीएम बीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के रूप में नया रूप दिया गया। मॉरिशस की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देश जो है मॉरिशस है। ये मॉरिशस जो है हिंद महासागर में है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये भारत है। और ये नया द्वीप, सॉरी, एक द्वीप है आपका जिसका नाम है क्या? मेडागास्कर। तो इसकी राजधानी की बात करें तो पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री की बात करें तो परविंद्र जुगनौथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
तो 14 की बात करें, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है भाई? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश ने ही 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में टॉप पर कौन रहा? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रही है। तो इसने कितने, तो 32 स्वर्ण पदक जीते हैं, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ जो है 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही जिसने 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते हैं। तीसरा नंबर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का रहा है जिसने 12 गोल्ड, 20 सिल्वर और 19 ब्रोंज प्राप्त किए हैं। आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। शुभंकर था इसका अष्टलक्ष्मी। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है कौन भाई? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, बात करें सीमा सुरक्षा बल की। सीमा सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर स्नाइपर बन गई है। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रहने वाली है। वह 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई? तो 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नितिन अग्रवाल। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा भाई साहब। महत्वपूर्ण फैक्ट अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एयरलाइंस का मुख्यालय भारत में होगा। इसे 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा उनकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रदान इसमें किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा में बाघों के संरक्षण में भारत की भूमिका को महत्व देते हुए वैश्विक बाघ दिवस 2019 के अवसर पर एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए की थी। इसमें क्षाण में बिग कैट वाले देशों, बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों और संरक्षण भागीदारों तथा वैज्ञानिक संगठनों का समूह शामिल किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई हेड शिल्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर हुई है और इसी प्रजाति का नाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा है? तो मेलानो कलेमिस द्रौपदी। मेलानो कलेमिस द्रौपदी इसका नाम रखा गया है। यह प्रजाति दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। एकमात्र स्थल भारत है जहां पर इसकी प्राप्ति हुई है। यह प्रजाति एक छोटी एकोस्कीय प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर है। यह भूरे काले रंग का होता है जिसके पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बना है? तो इसको जो जीता गया है वो जीता गया है किसके द्वारा? तो पुणेरी पल्टन के द्वारा इसको जीता गया है। पुणेरी पल्टन ने जीता है। ये 10वां सीजन था जो हरियाणा स्टील्स और पुणेरी पल्टन के बीच एक कड़े फाइनल मुकाबले में हुआ जिसमें पुणेरी पल्टन की जीत हुई और हरियाणा स्टीलर्स की इसमें हार हुई है। गेम चेंजर खिलाड़ी गौरव खत्री को चुना गया है पुणेरी पल्टन से। मूवमेंट ऑफ द फाइनल पंकज मोहिते को चुना गया है, ये भी पुणेरी पल्टन से है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार को चुना गया जो इसी टीम से हैं। डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रजा चियानेव पुणेरी पल्टन से ही को चुना गया। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का पहला राज्य है जिसको विश्व बैंक जलवायु निधि प्राप्त हुई है। वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्यवाही के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। समझौता का उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं संसार अकेडमी पर देख रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। हाल ही में
गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस ने यह कारनामा किया है। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस की 80% आबादी गर्भपात के समर्थन में है। अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात अधिकारों को लेकर अधिक सजगता है। पोल्स के मुताबिक फ्रांस के लगभग 80% लोगों ने गर्भपात को कानूनी अधिकार देने के फैसले का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अंडर वाटर सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया। भाई हुगली, आपका जो हुगली नदी है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया, कलकत्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का भी उद्घाटन किया है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड लगेंगे। हावड़ा मेट्रो स्टेशन का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, यह सतह से 22 मीटर नीचे है। हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया है। दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से फर्जी कॉल और मैसेज करके लोगों के ठगने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। यह लोगों को संदिग्ध मैसेज, नंबर और फिशिंग के प्रयासों की रिपोर्ट करने में भी सक्षम बनाता है, जिसे चक्षु कहा गया है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये बिहार में किया गया भाई। सॉरी, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई बिहार में की गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है इसका? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं की सहायता करना। गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो प्लेंटा निस्टा गेंगेटिका। यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है, यानी कि मांस खाती है, छोटी मछलियों वगैरह को ये खा जाती है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, के ई पनियोर जो खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बना है? ये अरुणाचल प्रदेश का जिला है जी। के ई पनियोर क्यों रहा चर्चा में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। के ई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना। निचले सुबनसिरी से उभरा जो नयीसी समुदाय को लंबे समय से चले आ रहे इसकी मांग की जाती, जो न्यूसी एक जनजाति है वहां की, उनके द्वारा इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री पेमा खांडू के ने विकासात्मक युग की आशा करते हुए जिले का निर्माण करने की सराहना की। इनकी कृषि और बागवानी क्षमता को स्वीकार करते हुए खांडू ने सरकारी समर्थन का वादा किया है इस क्षेत्र को देने का। इस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो केरल के द्वारा किया भाई ये काम केरल ने किया है। केरल के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। सी स्पेस इसका नाम है। उद्देश्य इसका क्या है? तो लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विकास अवसरों में लाभ उठाना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। भारत की पहली एआई टीचर, यानी कि पहली एआई टीचर कौन बनी है? तो आइरिस, ये भारत की पहली एआई टीचर है। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में इस टीचर को लॉन्च किया गया। एआई टीचर साड़ी पहनकर पढ़ाती हैं। इसे फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। इस फीमेल टीचर रोबोट का जो नाम रखा गया है वो आइरिस रखा गया है। ये एक महिला है जो बच्चों को पढ़ाती है, एक तरह से कंप्यूटर है, रोबोट है, जो तिरुवनंतपुरम में पढ़ाती है। इस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। म्यांमार ने कहा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को सैन्य सेवा करनी होगी, यानी कि सेना में शामिल होना होगा। किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य किया? तो म्यांमार ने। म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं को सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। सेना ने कहा है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुष और 18 से 27 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 2 साल तक सेवा देनी होगी, यानी कि कम से कम 2 साल तक उन्हें सेना में शामिल होना होगा, सेना में कार्य करना होगा। यह आदेश सेना के सैनिकों की कम होती संख्या को देखते हुए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया है भाई। प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनाए जाते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1909 ईस्वी में की गई थी और 1909 ईस्वी की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी में ही पहली बार आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, जिसे आपका मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में ही पहली बार जो है मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया था पृथक निर्वाचन के क्षेत्र पर। तो विषय की बात करें, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, ये इसका थीम था।
जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 85 वर्ष। 85 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, डाक पत्र के माध्यम से भी वोटिंग कर सकते हैं। सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र के से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। अभी तक इसकी आयु 80 वर्ष थी। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 से अधिक है। इनमें शतायु जो 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं मतदाताओं की संख्या 2,38,000 है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये आर्टिकल 324 में किया गया है। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो 32वां आधिकारिक सदस्य बन गया है भाई कौन? फिनलैंड। ठीक है जी। माल्टा जो बना है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। जबकि नाटो में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो स्वीडन है जो 32वां देश बना, जबकि फिनलैंड 31वां देश था। जबकि ईरान की बात करें तो ईरान SCO का 9वां मेंबर बना है और माल्टा जो है 119वां सौर गठबंधन का सदस्य बना है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दशकों की तटस्थता समाप्त हो गई। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? ये सुधा मूर्ति है, इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। बात करें सुधा मूर्ति की तो मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। सुधा मूर्ति 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति कर सकते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन और ये राज्यसभा में करते हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा का उल्लेख आपका आर्टिकल 81 में किया गया है, राज्यसभा का 80 में किया गया है। संसद आपकी 79 में है और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। देश में संवैधानिक व्यवस्था को होने के बाद 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया और संविधान के आर्टिकल 80 में इसके प्रावधान हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के जरिए 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है, जो खेल, विज्ञान, कला, साहित्य आदि से जुड़े हुए लोग होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 245 है। 245 वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाएंगे, ये कहा है। जबकि 12 जो सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ से कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 200, इसमें से आपके कितने निकाल सकते हैं आप? 5 मेंबर इसमें से निकाल दो तो कितने रह जाएंगे? 233। 233 तो राज्यों और UT से आते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इन पदों पर उन्हीं सदस्यों का मनोनयन होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में चर्चित हों, जैसे खेल, विज्ञान, कला, साहित्य आदि से जुड़े हुए लोग। हाल ही में किसने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता? तो ये रिकेन यामामोटो के द्वारा जीता गया है। जापानी वास्तुकार हैं। 2024 का इन्होंने ये पुरस्कार जीता है और आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी इस पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और हर साल इसे प्रदान किया जाता है। यामामोटो जापान में नॉर्वे पुरस्कार विजेता भी हैं। यह पुरस्कार में आपकी कितने डॉलर की राशि दी जाती है? तो $1,00,000 की राशि इसमें प्रदान की जाती है। जबकि यह पुरस्कार आपका 2018 में आपका बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो एकमात्र भारतीय हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता? तो क्रिस्टीना पिजकोवो को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये इनको ताज पहना रही हैं। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड 2023 के खिताब को अपने नाम कर दिया है। आयोजन इसका 9 मार्च 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। 136वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। ये आसिफ अली जरदारी भाई देखने में आतंकवादी लग रहे हैं, ठीक। तो आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरी बार देश में सर्वोच्च पद संभालने जा रहे हैं जरदारी, यानी कि कुल मिलाकर ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले 2008 से 2013 तक भी ये राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। व्यवसायी से राजनेता बने। ये पहले उद्योगपति थे लेकिन बाद में राजनेता बन गए। जरदारी पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति भी हैं।
क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग इसका नाम है, इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है, जो 2009 में सेला सुरंग की नींव रखी गई थी, और इसमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बोए रेल सुरंग, बोए लेन सुरंग है, और इसमें 2 सुरंगें और एक लिंक रोड है। उद्देश्य इसका तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना। उन्होंने करीब 55,600 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का शिलान्यास भी किया है। 138, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? तो किलियन मर्फी को ये पुरस्कार दिया गया है 2024 का, जबकि 2023 का ब्रेडन फ्रेजर को दिया गया था। 2023 में ही मिशेल योहो को भी दिया गया। 1996 का ऑस्कर पुरस्कार 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के डोल्बी थिएटर में आयोजित किए गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी को दिया गया ओपेन हाइमर मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री एम्मा स्टोन को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया ओपेन हाइमर के लिए ही, और बेस्ट फीचर तो आप सब जानते ही हैं, तो ओपेन हाइमर को दिया गया ये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलेंगे जी। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। यह कानून कब अधिसूचित किया गया था? तो 2019 में आया था भाई ये कानून, सीएए के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हुआ नागरिकता कानून सीएए, गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता अधिनियम या संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना की प्रशंसा की। कार्यान्वयन से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देशों के मुस्लिमों को छोड़कर इसके अलावा जो 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और वे भारत में आए हैं, उनको इसके तहत नागरिकता प्रदान की गई है। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार को 4 वर्ष लग गए। 2019 में इसको लाया गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो 2024 में। 11 दिसंबर 2024 को भारत की संसद के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध और ईसाई, देखिए इसमें 4 धर्म ऐसे हैं जिनका जन्म उत्पत्ति भारत में हुई है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, 4 धर्म। इसके अलावा पारसी और ईसाइयों को भी इसमें शामिल किया गया। आने वाले उन प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक फास्ट ट्रैक मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन करता है, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनको इसके तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बोर फूलन की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है भाई? इसकी ऊंचाई 125 फीट है, तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्होंने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया है। लचित बोरफुकन की प्रतिमा बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है भाई? तो किशोर मकवाना को ये पद दिया गया है। किशोर मकवाना ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एनसीएससी के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इन्हीं के साथ लवकुश कुमार ने भी इसी दिन एनसीएससी के सदस्य पद को ग्रहण किया। किशोर मकवाना को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 142 की अगर बात करें तो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। सर्विसेज ने गोवा को हराकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में सर्विसेज ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी फाइनल में गोवा को 1-0 से पराजित करके 7वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट और दीपा मलिक का स्थान लेंगे।
भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना अगर की गई तो 1992 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक यानी कि हथियार खरीदने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भाई इंडिया। इंडिया दुनिया का पहला देश है जो सबसे अधिक हथियार खरीद रहा है, पहले स्थान पर। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन चुका है। 2014 से 2018, 2019 से 2023 के बीच इसने 4.7% आयात यानी कि हथियारों के आयात में वृद्धि की है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि प्रदान की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री? पाकिस्तान में पहली बार कोई सिख मंत्री बना है, नाम है उसका रमेश सिंह अरोड़ा। रमेश सिंह अरोड़ा को सिख मंत्री बनाया गया, पहली बार पंजाब प्रांत के हैं। क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? तो मॉरिशस में शामिल हुई थी। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा मॉरिशस पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। भारत सहायता प्राप्त परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। द्रौपदी मुर्मू जुगनाम संयुक्त रूप से 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजना मॉरिशस के साथ नई दिल्ली की जीवंत विकास साझेदारी के बढ़ते विस्तार और बहुआयामी प्रकृति को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे। हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? भाई साहब, ये जो पुरस्कार जीता है ये आपका सना के द्वारा जीता गया है। सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है, तो सना को पुरस्कार दिया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया। ये एंकर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सना पहली बहुभाषी बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने में एआई के अत्याधुनिक उपयोग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए, 5 व्यक्तियों को, भारत में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 4 का देहांत हो चुका है, यानी कि मरणोपरांत जिनको दिया गया है। और एकमात्र लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे हैं इनमें जिनको जीवित रहते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई। भारत रत्न से पहली बार सम्मानित व्यक्ति CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी थे। सबसे कम उम्र में यह सचिन तेंदुलकर को दिया गया। एकमात्र खिलाड़ी भी यही है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। केवल 2 विदेशियों, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी, तो 150 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे।